नमस्कार साथियों। आज हम एक छोटे से विषय पर परिचर्चा करेंगे और विषय का नाम है भारतीय संविधान की प्रस्ताव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। आखिर प्रस्तावना क्या होती है? सबसे पहली बात, जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम बात करें, उससे पहले जब मैंने पूर्व व्याख्यानों में आपको बताया कि प्रस्तावना में उस संविधान को संक्षिप्त स्वरूपों में अभिव्यक्त किया जाता है, अथवा जो रूल्स और रेगुलेशन या जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक एम्स क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको अभिव्यक्त किया जाता है। अथवा जो बड़ा विस्तृत संविधान होगा, वह संविधान क्यों लाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, वह अधिनियम क्यों बनाया जा रहा है। लाइक 1919 के अधिनियम के बारे में ब्रिटिश सम्राट ने उद्देशिका, प्रिएम्बल अथवा प्रस्तावना की उद्घोषणा की, जिसके 4 उद्देश्यों में से एक उद्देश्य की हम बात करें तो ये उद्देश्य कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न हिस्सा रहेगा। इसका मतलब है कि ब्रिटिश सरकार ये नहीं चाहती है कि भारत को ब्रिटेन से अलग कर दिया जाए। इसी तरह से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की 5वीं बैठक, आपको ध्यान रखना, अनेक बार प्रश्न पूछा जाता है, 5वीं बैठक में अर्थात 13 दिसंबर 1946 की तारीख को 8 मेजर एम्स स्थापित किए। उन 8 मुख्य उद्देश्यों का जो कलेक्टिव स्ट्रक्चर था, जिसे प्रपोजल ऑफ रेजोल्यूशन एंड द रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के नाम से, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्यों का प्रस्ताव कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने संविधान सभा को मूविंग नेशन, चलायमान राष्ट्र कहा है, उसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तित किया गया विस्तृत स्वरूप में। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, वह संविधान की प्रस्तावना किस बात को अभिव्यक्त करती है? तो सबसे पहले भारत की संविधान की प्रस्तावना, जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू हुई। आपको ये ध्यान रखना है, भारत का संविधान भले ही 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, परंतु भारतीय संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, आत्मर्पित और स्वीकार कर लिया गया था। उस संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, विच नॉन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यह संविधान संशोधन लाया गया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, जो बार बार आरएस वगैरह में भी, आईएएस में भी पूछा जाता है। इस प्रश्न का आप ध्यान रखोगे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्दों को। तो आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंड द कंपोजिशन ऑफ इंडियन प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघ से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को
एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इस संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत 12 पंक्तियां हैं और 86 वर्ड्स हैं। प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक शब्द अपने एक विशिष्ट अर्थ को अभिव्यक्त करता है, स्पेसिफिक मीनिंग अभिव्यक्त करता है। इनके बारे में भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। अर्थ क्या है ये भी पूछा अनेक बार। राजस्थान लोक सेवा आयोग की RS ऑफिसर्स के एग्जाम में गणतंत्र का मतलब है, राजस्थान पुलिस SSC में स्कूल व्याख्याता, सेकेंड ग्रेड, कॉलेज व्याख्याता, सब में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटे सरल प्रश्न होते हैं लेकिन उनका जवाब हमें आना चाहिए। क्या है मीनिंग, आइए इस पर विचार करते हैं। हम भारत के लोग अर्थात भारत की संविधान की प्रस्तावना किसको संबोधित है, किसे पुकारती है, ये भी पूछा गया है कि संविधान किसको संबोधित है, प्रस्तावना किसको संबोधित की गई है। पहली बात, हम भारत के लोग, भारत के लोगों की बात कही गई है। इसका मतलब है हम भारत के लोग और समस्त नागरिकों को संबोधित है और व्यक्तियों को संबोधित है। हम में कौन, सब भारत के लोग, हम लोग, और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी समानता, स्वतंत्रता, न्याय, गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, मतलब नागरिक की गरिमा की बात नहीं है, डिग्निटी ऑफ ए पर्सन, तो नागरिकों और व्यक्तियों दोनों को संबोधित है। हम लोग जो शब्द है, वी द पीपुल फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर से एंड द अमेरिकन कांग्रेस, दोनों को, कांग्रेस मीन्स ग्रुप ऑफ पीपुल एंड वी द पीपुल ऑफ इंडिया मीन्स वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एक ग्रुप है, UNO राज्यों के समूह को अभिव्यक्त करता है, कांग्रेस लोगों के समूह को अभिव्यक्त करती है, समूह को अभिव्यक्त करती है, इसलिए इस वर्ड का यूज किया गया। देन भारत को, इसका मतलब हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में, जैसा मैंने पहले ही बताया, भारत और इंडिया दैट इज भारत, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत की प्रभु सत्ता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इस सॉवरेंटी पर तो सबसे पहले प्रभु सत्ता की या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात कही गई है। पहला वर्ड यहाँ इसका यूज किया गया है कि उसके ऊपर दूसरी अधिसत्ता का नियंत्रण नहीं है, यानी कि ब्रिटिश सम्राट का नियंत्रण नहीं है, अन्य किसी सत्ता का नियंत्रण नहीं है। समाजवादी, ये जो शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष, यह तीसरा, तो ये आपको ध्यान रखना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभु सत्ता की बात कही, सॉवरेंटी की बात, प्रभु सत्ता पहला, इसका व्यवस्थित क्रम है। तो क्रम भी पूछा जाता है, शब्दों का सही क्रम क्या है, तो प्रभुत्व संपन्न है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष है और देन लोकतंत्रात्मक है, उसके बाद गणराज्य है, ये भी ध्यान रखना है। तो समाजवाद का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। समाजवाद का मतलब यहाँ इंदिरा गांधी और अन्य निहितार्थ में यही है कि विषमता, आर्थिक विषमता को कम से कम किया जाए और सामाजिक समानता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, अथवा एक समतावादी समाज की स्थापना की जाए जहाँ व्यक्ति के बीच भेदभाव कम से कम हो। पंथ निरपेक्ष, जैसा राधा कृष्ण कहते हैं, सेकुलर स्टेट का मतलब है खुद राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों का ऑनर करता है, सम्मान करता है, सभी को प्रोटेक्शन भी देता है, उनके विकास के लिए भी कार्य कर सकता है, चाहे वह मूर्ति विसर्जन दुर्गा माता की हो, गणेश जी की हो, अथवा ताजे निकालना हो, ये सभी, या श्वेतांबर, दिगंबर, हीनयान, महायान, या शिया, सुन्नी, हिंदू, मुस्लिम, तमाम तरह सभी के लिए स्टेट का अपना कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं होता। लाइक पाकिस्तान का रिलीजन है, ऐसे भारत राज्य का अपना कोई रिलीजन नहीं है, वह सेकुलर स्टेट है। वह टॉलरेंस की भावना को, रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बढ़ाता है। वह इंसानियत को अपना धर्म मानता है, विशिष्ट पहचान को, टोपी ओढ़ने को, जनेऊ धारण करने को या पगड़ी बांधने को धर्म नहीं मानता है। वह मानवता के हित को, मानवता के कल्याण को अपना धर्म मानता है। लोकतंत्रात्मक, अर्थात वहाँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो किया गया है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को प्राप्त किया गया। गणराज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत का हेड ऑफ द नेशन जो राष्ट्रपति है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो कि प्रधानमंत्री होता है,
इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो जो सरकार का अध्यक्ष है उसका डायरेक्ट निर्वाचन नहीं होता, ना ही इनडायरेक्ट निर्वाचन होता, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में चुना जाता है। परंतु हेड ऑफ द नेशन या भारत का जो राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित होता है। जिसका हेड ऑफ द नेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्टेड होता है, दैट कंट्री नॉन एज रिपब्लिक कंट्री। इट इज़ नॉट असेंशियल फॉर ऑल कंट्रीज, ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। लाइक चाइना और नॉर्थ कोरिया, अदर स्टेट अपने नाम के आगे गणराज्य लगा सकते हैं, लेकिन वास्तव में पॉलिटिकल साइंस की भाषा में रिपब्लिक वही स्टेट है जिसका हेड ऑफ द नेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुना जाता है, उसे गणराज्य कहा जाता है। उसके समस्त नागरिकों को कोई भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब व्यक्तियों नागरिकों में अंतराल होगा, कुछ अधिकार नागरिकों को है, कुछ अधिकार व्यक्तियों सबको है। सबसे पहले न्याय की बात कही गई, यह आपको ध्यान रखना, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। न्याय 1 नंबर पर है, स्वतंत्रता 2 नंबर पर है और समानता 3 नंबर पर है। न्याय में भी सबसे पहले 1 नंबर पर सामाजिक न्याय है, फिर आर्थिक न्याय है, फिर राजनीतिक न्याय। ये भी आपको ये क्रम भी पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल सोशल जस्टिस का है, देन पॉलिटिकल जस्टिस का है और उसके बाद राजनीतिक न्याय का, आर्थिक न्याय का और उसके बाद राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय का मतलब सामाजिक विषमता को कम करना है। सामाजिक न्याय का मतलब समाज के सभी सदस्यों को समाज का सदस्य माना जाए, अर्थात मानवीय समाज किसी दूसरे मानव को पशु नहीं माने। सही अर्थों में शॉर्ट स्वीट कहें तो कि आदमी को आदमी, महिला को महिला, उसको स्वीकार किया जाए, उसे जानवर के रूप में ट्रीट नहीं किया जाए। आर्थिक समानता, कोई इतना गरीब नहीं हो कि उसे अपने आप को बेचने के लिए मजबूर होना पड़े। कोई इच्छा से बेचे अलग स्वरूप है, लेकिन मजबूरी में अपने आप को, शरीर को बेचे, अंगों को बेचे, खुद को बेचे, इतना मजबूर नहीं हो। कोई इतना शक्तिशाली या अमीर नहीं होना चाहिए कि वे दूसरों के जीवन को खरीदने लग जाए। राजनीतिक न्याय, सभी को पॉलिटिकल प्रोसेस में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में समानता के आधार पर भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक व्यक्ति एक वोट की बात कही गई, सभी को राजनीतिक समानता, राजनीतिक अधिकार दिए जाने चाहिए। उसके बाद है स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इन स्वतंत्रताओं की बात कही गई है। स्वतंत्रता व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य है, इसलिए इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान दिया गया है। और स्वतंत्रता के लिए ही हमने इतना लंबा संघर्ष लड़ा है, 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी सही है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये भी ध्यान रखना है कि सभी को अवसरों की समानता मिले और सभी के लिए प्रतिष्ठा स्थापित की जाए, ये भी हमें ध्यान रखना है। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ पर्सन और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए भाईचारे की भावना। ये प्रश्न भी कॉलेज व्याख्याता 2014 में पूछा गया कि कौन सा जो शब्द है वह सामूहिकता और एकाकीपन में कॉम्बिनेशन या कोऑर्डिनेशन करता है। वह शब्द है बंधुता, भाईचारे की भावना। अपनी आइडेंटिटी भी होती है और वह उसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ साथ भाईचारे की भावना को भी विस्तृत करता है और इंडिविजुअल आइडेंटिटी, गरिमा, डिग्निटी को भी स्थापित करता है। इस तारीख को अर्थात 26 नवंबर 1949 को जब 16 अनुच्छेद लागू हुए, उसी तारीख को स्वीकार कर लिया गया कि हम संविधान की इस पूरे संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। 3 वर्डों का यूज किया गया। अंगीकृत हम स्वीकार करते हैं, अधिनियमित इसे रेगुलाइज करते हैं और आत्मर्पित बिना किसी दबाव के हम अंतर आत्मा से इसे स्वीकार कर रहे हैं। संविधान की 5वीं बैठक में 13 दिसंबर 1946 को नेहरू का 8 उद्देश्यों वाला जो रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव था उसको स्वीकार किया गया, वही संविधान की प्रस्तावना था। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, 3 शब्दों का समावेश किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में 86 शब्द और 12 पंक्तियां हैं। यू कैन काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पंक्तियां हैं और 86 शब्द हैं। संविधान की प्रस्तावना में कहीं पर भी संघात्मक या संघीय जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। ये तमाम तरह के जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
संविधान की प्रस्तावना से संबंधित वाद हैं जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। मुख्य जो वाद हैं वो हैं, नंबर 1, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद 1957। संविधान की प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इस विवाद में ये कहा गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बेरूबारी यूनियनवाद 1960, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संविधान की प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग केवल भाषा स्पष्टीकरण के लिए किया जा सकता। बेरूबारी विवाद में 1957 का सपोर्ट किया गया, लेकिन ये भी कहा गया कि ये केवल क्लेरिफिकेशन के लिए है, बाकी इसे न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये RS में पूछे गए हैं सीरियल नंबर और कौन से प्रस्तावना की वाद से संबंधित वाद ही हैं। तीसरा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967, प्रस्तावना केवल संविधान के आदर्शों और लक्ष्यों को अभिव्यक्त करती है। प्रस्तावना का वाद विवाद से कोई मतलब नहीं। लेकिन इन द लास्ट एंड सेकेंड लास्ट, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, संविधान की प्रस्तावना संविधान का अधीन हिस्सा है, इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकती है, परंतु आधारभूत संरचना को नहीं बदल सकती है। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार एक नवीन संवैधानिक अवधारणा का उदय हुआ, जिसे आधारभूत संरचना के नाम से जाना जाता। अब यह स्वीकार कर लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना और पूरे संविधान में प्रस्तावना में भी वैसे ही परिवर्तन नहीं किया जा सकता जैसे कि पूरे संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? इट विल बी डिसाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। आधारभूत ढांचे में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, उसमें स्वीकार किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए, बाकी आप संविधान और उसकी प्रस्तावना में परिवर्तन कर सकते हो। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में इसका पुनः समर्थन किया गया। इस वाद के अंतर्गत आधारभूत संरचना की अवधारणा अथवा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय का ही समर्थन किया गया, जो 7-6 का निर्णय था। आधारभूत संरचना के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों को शामिल किया जाता है। अब तक अनेक निर्णयों के अंतर्गत पंथ निरपेक्षता, मौलिक अधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक नियुक्ति, कॉलेजियम व्यवस्था इत्यादि को आधारभूत ढांचे में शामिल किया गया। तो अनेक बार प्रश्न भी पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में कि संसदीय व्यवस्था के स्थान पर संघात्मक व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए, कैसे? तो मेरिट डिमेरिट्स हैं, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर। इट विल बी चेंज, द जुडिशरी विल बी डिक्लेयर null and void, like 2015 नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC नरेंद्र मोदी ने आते ही धमाका किया जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जुडिशरी ने उसको इग्नोर कर दिया और कहा कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशंस इट विल बी डिक्लेयर null and void, शून्य और अवैध घोषित किया जाता है। उसके बाद दूसरा तरीका जो अपनाएगा जो भी है, तो ये थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसके संदर्भ में अनेक छोटे प्रश्न आते रहते हैं। पूरी संविधान को, प्रस्तावना को आप याद करना है और उनका अर्थ समझना है, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। डोंट वरी। थैंक यू सो मच।